नमस्कार दोस्तों। महात्मा गांधी और भगत सिंह ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें शायद ही कभी एक साथ पुकारा जाता है। ज्यादातर लोग इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिशन में ही देखते हैं, लेकिन आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर इन दोनों के बीच में क्या लिंक है। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे जब भगत सिंह को फांसी चढ़ाई जा रही थी? तो क्या उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोई कोशिश भी करी थी? आइए आज के इस गांधी जयंती स्पेशल एपिसोड में इतिहास के इस हिस्से पर नजर डालते हैं। I know the value of discipline and truth. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. अपनी इस कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1919 से, जब महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोरा जैसे कई और रेवोल्यूशनरीज ने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के साथ। लेकिन फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया जाता है गांधी के द्वारा, क्योंकि चौरी चौरा का जो इंसिडेंट होता है वो वायलेंट बन जाता है। और जैसा आप जानते ही होंगे, महात्मा गांधी वायलेंस के सख्त अगेंस्ट होते हैं, इसलिए इस मूवमेंट को यहीं खत्म कर देते हैं। In retaliation against brutality, a crowd had attacked a police post at Chauri Chaura. Hearing of this instance of violence, Gandhi immediately called a halt to the movement. लेकिन ऐसा करने से बहुत से रेवोल्यूशनरीज डिसइल्यूजन्ड फील करते हैं। उन्हें लगता है उनके साथ अब धोखा हो गया है। वो तो इतने जोश में थे कि आजादी पाकर रहेंगे, लेकिन अचानक से अब इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया गया है। ऐसे में क्या किया जाए? कुछ रेवोल्यूशनरीज जैसे कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास डिसाइड करते हैं हम अपनी एक नई पार्टी बनाएंगे, तो वो स्वराज पार्टी बना लेते हैं। कुछ युवा लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपनी नई एसोसिएशन बनाकर इस रेवोल्यूशनरी काम को जारी रखेंगे, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA को बनाया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा 1923 में। ये इनका मैनिफेस्टो भी लिखते हैं, जिसका नाम होता है द रेवोल्यूशनरी। अगस्त 1925 में फेमस काकोरी केस होता है, जब 10 HRA के रेवोल्यूशनरीज एक ट्रेन को लूटते हैं। इस ट्रेन को लूटते वक्त एक रेवोल्यूशनरी नाथ गुप्ता गलती से एक्सीडेंटली गोली मार देते हैं एक पैसेंजर अहमद अली को, और उनकी हत्या हो जाती है। इसी रीजन से पुलिस एक जबरदस्त सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है HRA को पकड़ने के लिए, HRA के रेवोल्यूशनरीज को पकड़ने के लिए। 40 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद बचकर निकल लेते हैं। एक साल बाद 1926 में अशफक को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद 4 को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी। 5 को काला पानी भेजा जाता है और 11 और को रिगरस इंप्रिजनमेंट दी जाती है। इसी के पैरेलल भगत सिंह की कहानी चलती है। 1926 में भगत सिंह नौजवान भारत सभा की फाउंडेशन करते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में। ये किसानों और मजदूरों को यूनाइट करने का काम करती है। Bhagat Singh returned to Lahore. He was one of the founders of the Naujawan Bharat Sabha. It stood for socialism and direct action against foreign rule. इसका मैनिफेस्टो लिखा जाता है भगवती चरण वोरा और भगत सिंह के द्वारा। ये दोनों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भी ज्वाइन करते हैं, और काकोरी अरेस्ट के बाद चंद्रशेखर आजाद काम करते हैं सारे रेवोल्यूशनरीज को यूनाइट करने का। 1928 में सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, तो ये बन जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पीछे क्रेडिट जाता है भगत सिंह को ही। फिर से एक नया मैनिफेस्टो बनाया जाता है इसका, और भगत सिंह के विचार, जैसा मैंने पुराने वीडियोस में बताया था, मार्क्स के विचारों से काफी इन्फ्लुएंस थे। ये सब बैकग्राउंड नॉलेज थी। अब उस केस की बात करते हैं जिस केस में भगत सिंह को अरेस्ट किया गया। 1928 की बात है कि सत्याग्रह चल रही थी साइमन कमीशन के अगेंस्ट, जब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट लाठीचार्ज ऑर्डर करते हैं प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के अगेंस्ट। उनमें से एक इंसान होते हैं हमारे फ्रीडम फाइटर लाला लाजपत राय, जिन्हें चोट लग जाती है और बाद में वो उन्हीं चोटों की वजह से शहीद भी हो जाते हैं। दिसंबर 1928 भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स डिसाइड करते हैं कि वो स्कॉट को जाकर मारेंगे, लेकिन गलती कर देते हैं। वो आइडेंटिटी की मिस्टेक हो जाती है
और वो एक्चुअली में असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को मार डालते हैं 21 साल के जॉन सॉन्डर्स। इसी इंसिडेंट में एक इंडियन पुलिस कांस्टेबल चनन सिंह, जो ब्रिटिश के लिए काम कर रहे होते हैं, वो राजगुरु और भगत सिंह को पकड़ने भागते हैं और चंद्रशेखर आजाद बीच में आकर उन पर भी गोली चला देते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ डिफेंस, और वो भी मारे जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट को बुलाया जाता है द लाहौर कंस्पिरेसी केस। और अगर आपने रंग दे बसंती पिक्चर देखी है दोस्तों, तो उसमें ये पूरा लाहौर कंस्पिरेसी केस में जो होता है और जो गलती से जॉन सॉन्डर्स को मार दिया जाता है, इसको बड़े अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। पुलिस एक भारी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करती है लाहौर में, लेकिन भगत सिंह अपने आप को डिस्गाइज करके वेस्टर्न अटायर में भाग निकलते हैं लाहौर से कलकत्ता। एक दूसरा इंसिडेंट भी है यहां पर जो भगत सिंह के अरेस्ट के पीछे कारण बनता है। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में एक बम गिरा देते हैं। सेंट्रल असेंबली उस टाइम पर दोस्तों वही बिल्डिंग है जो आज के दिन इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ब्रिटिश इंडिया की सरकार उस वक्त सेंट्रल असेंबली में दो बड़े बिल्स पास कर रही थी। एक था पब्लिक सेफ्टी बिल और दूसरा था ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल। ये दोनों बिल्स का बेसिकली कंक्लूजन ये निकल रहा था कि सारी स्ट्राइक्स को ये इलीगल डिक्लेयर कर रहे थे, मतलब सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करना ही इलीगल बनाया जा रहा था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो बड़े भाई होते हैं वित्तल भाई पटेल, वो असेंबली के प्रेसिडेंट थे और उस वक्त वो सेंट्रल असेंबली में ही मौजूद थे। इनफैक्ट वो अपनी चेयर से खड़े ही हुए थे इन्हीं बिल पर रूलिंग देने के लिए कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आकर बम फेंक देते हैं हाउस के बीच में, गैलरी में, और स्लोगन्स उठाते हैं, डाउन विद इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, और कार्ल मार्क्स का फेमस स्लोगन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट। ये बम गिराने के बाद वो वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपने आप को अरेस्ट करवा लिया। और ऑब्वियसली आप जानते ही होंगे, ये जो बम गिराया जाता है ये एक लो इंटेंसिटी बम होता है। इसका मकसद ये नहीं था कि किसी को मारा जाए बम गिरा के, बल्कि लोगों के कान खोले जाए। इस बम को गिराने के बाद कुछ छोटी मोटी इंजरीज ही आती हैं 6 लोगों को, और किसी की मौत नहीं होती। इनफैक्ट ये जो बम गिराने का इंसिडेंट था पार्लियामेंट के बीचों बीच, ये इंस्पायर्ड होता है 1893 के एक इंसिडेंट से जो फ्रांस में हुआ था। फ्रेंच एनार्किस्ट ऑगस्ते वैलियांटे ने एक बम गिराया था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज के बीच में। उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि कैपिटलिज्म से भयंकर नुकसान होने लग रहा है लोगों को, जहां पर गरीब लोगों को और मजदूरों को एक्सप्लॉइट किया जाने लग रहा है। उन्होंने कहा था ये बम मैंने इसलिए गिराया ताकि इन बहरे लोगों के मैं कान खोल सकूं। इस बम फटने की जो आवाज गूंजेगी शायद वो इन बहरे लोगों के कान खोल दे। इट टेक्स अ लाउड वॉइस टू मेक द डेफ हियर। तो उनका भी मकसद किसी को मारना नहीं था ये बम फोड़कर यहां पर, बल्कि एक मैसेज कन्वे करना था। और इसी इंसिडेंट से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इंस्पायर्ड थे। इनके अरेस्ट होने के बाद 7 मई 1929 को इनका ट्रायल शुरू होता है और फर्जी आरोप लगाए जाते हैं भगत सिंह के खिलाफ। ये कहा जाता है कि भगत सिंह ने गोलियां भी चलाई थी सेंट्रल असेंबली में। इन पर ना सिर्फ एक्सप्लोजिव एक्ट्स का आईपीसी सेक्शन लगाया जाता है, बल्कि 307 सेक्शन भी लगाया जाता है अटेम्प्ट टू मर्डर का। जबकि साफ क्लियरली दिख रहा था ये कि भगत सिंह का इंटेंशन किसी को मर्डर करना नहीं था, यहां पर बस एक मैसेज कन्वे करना था। कोर्ट में भगत सिंह खुद को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लीगल एडवाइस लेने के बाद, और बटुकेश्वर दत्त को रिप्रेजेंट किया जाता है कांग्रेस के मेंबर और एमिनेंट लॉयर आसिफ अली के द्वारा। करीब 1 महीने बाद ब्रिटिश हुकूमत के अंडर ये कोर्ट इन दोनों को सजा सुनाता है लाइफ इंप्रिजनमेंट की, मतलब 14 साल जेल। Soon after the conviction of Dutt and Bhagat Singh, evidence was found in connection with the killing of Saunders, and bomb depots were unearthed. Shiv Verma, Jaydev Kapoor, Rajguru, Jatin Das, Gaya Prasad, Kishori Lal, and other revolutionaries were arrested. जब भगत सिंह जेल में थे तो ब्रिटिश लाहौर और सहारनपुर की बॉम्ब फैक्ट्री को भी डिस्कवर कर लेती है HSRA की, और कई और रेवोल्यूशनरीज को अरेस्ट किया जाता है, इंक्लूडिंग राजगुरु और सुखदेव। इनमें से कई अरेस्टेड रेवोल्यूशनरीज मर्सी मांगकर सरकार के चमचे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार अब डॉट्स कनेक्ट कर पाती है लाहौर कंस्पिरेसी केस के साथ। भगत सिंह जो ऑलरेडी जेल में थे, अब उन्हें रीअरेस्ट कर लिया जाता है और एक दूसरी सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जेल में समय बिताते वक्त भगत सिंह हंगर स्ट्राइक पर चले जाते हैं और डिमांड करते हैं कि उन्हें एज पॉलिटिकल प्रिजनर ट्रीट किया जाए, और वो सारे प्रिजनर्स के लिए इक्वल ट्रीटमेंट की डिमांड करते हैं। बेहतर खाना, बेटर क्लोथिंग, टॉयलेटरीज, एक्सेस टू बुक्स और डेली न्यूज़पेपर उन सबको मिले। ये एक बहुत बड़ा सवाल था ब्रिटिश के लिए, क्योंकि ब्रिटिश नहीं चाहता था कि भगत सिंह को एज लेजिटिमेट रेवोल्यूशनरी की तरह देखा जाए, एक पॉलिटिकल प्रिजनर की तरह देखा जाए। वो चाहता था कि बस ये कॉमन वायलेंट क्रिमिनल्स जो होते हैं उन्हीं की तरह ही भगत सिंह को कंसिडर किया जाए। लेकिन इसकी वजह से अब भगत सिंह एक नेशनल आइकन बन जाते हैं देश के। देश भर में लोग जब भगत सिंह की कहानी सुनते हैं तो उनके लिए सपोर्ट जागता है।
द ट्रिब्यून अखबार ने यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाया था भगत सिंह की कहानी लोगों तक पहुंचाने में। जो लोग हैं वो लाहौर और अमृतसर में मिलते हैं। सरकार को सेक्शन 144 इंपोज करना पड़ता है लोगों की असेंबली को रोकने के लिए। इसी दौरान भगत सिंह करीब 6.5 किलो अपना वजन लूज कर चुके हैं। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे ये हंगर स्ट्राइक लंबी खिंचती जा रही है वैसे वैसे ही भगत सिंह की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है। वाइसरॉय इरविन को चिंता होने लगी सिचुएशन को देखकर, इसलिए सॉन्डर्स के ट्रायल को एडवांस में ही स्टार्ट कर दिया गया जुलाई 1929। 8 अगस्त 1929 को जवाहरलाल नेहरू आते हैं सेंट्रल जेल में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास और कई और रेवोल्यूशनरी से मिलने जो उस वक्त हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। ये रेवोल्यूशनरीज डिसाइड करते हैं कि अपने खुद के ट्रायल को ही बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन इस चीज को काउंटर करने के लिए ब्रिटिश सरकार की जो होम मिनिस्टर थे वो सेंट्रल असेंबली ऑफ शिमला में एक नई अमेंडमेंट लाते हैं जो कहती है कि अब से अक्यूज्ड को खुद के ट्रायल में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। अगर अक्यूज्ड अपने ट्रायल में प्रेजेंट भी नहीं है तो उसके बिना भी ट्रायल किया जा सकता है। इस चीज को लेकर जिन्ना भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देते हैं 12 सितंबर 1929 को। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि ये लोग मरने के लिए तैयार हैं, कोई मजाक नहीं है। ऑनरेबल लॉ मेंबर इस बात को समझे कि हर एक व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता कि खुद को भूख से तड़पा कर मरने के लिए तैयार। कुछ समय तक खुद भूखे रहने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जो आदमी भूख हड़ताल पर जाता है उसके अंदर एक आत्मा है, वह अपनी आत्मा के रास्ते पर चलता है, उसे अपने मुद्दे के सही होने में विश्वास है, वह कोई राह चलता अपराधी नहीं। अगले दिन जतिंद्र नाथ दास शहीद हो जाते हैं आफ्टर 63 डेज ऑफ हंगर स्ट्राइक। Jatin Das, a victim of police brutality, refused to break his fast, and on the 63rd day of his fast, he died, a martyr in the cause of freedom. Subhash Bose arranged for his body to be taken to Calcutta, where 500,000 people attended his funeral. जवाहरलाल नेहरू दूसरी तरफ सक्सेसफुली एक एडजर्नमेंट मोशन पास करवा देते हैं सेंट्रल असेंबली में लाहौर प्रिजनर्स की इनह्यूमेन ट्रीटमेंट के खिलाफ। भगत सिंह अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू रखते हैं। सिर्फ अपने पिताजी से मिलने के बाद ही आफ्टर 116 डेज 5 अक्टूबर 1929 को ये अपनी स्ट्राइक तोड़ते हैं। उस वक्त तक ये दुनिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक्स बन चुकी है और दुनिया भर में भगत सिंह की कहानियां फैलती हैं। अगर हम उनके ट्रायल की बात करें तो भगत सिंह के 4 रेवोल्यूशनरी दोस्त उन्हें बैकस्टैब कर देते हैं कुछ रिश्वत के बदले। जय गोपाल, हंसराज वोरा, नाथ घोष और मनमोहन बैनर्जी, इन सबको ब्रिटिश सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ या तो पैसे दिए जाते हैं या कोई स्कॉलरशिप दी जाती है, स्पॉन्सर किया जाता है कोर्स के लिए, पढ़ने के लिए, या फिर कुछ एकड़ जमीन दी जाती है। और इन सब चीजों के बदले ये सारे लोग भगत सिंह के अगेंस्ट बोलते हैं ट्रायल में। लेकिन ट्रायल की स्पीड अभी भी काफी स्लो चल रही है क्योंकि भगत सिंह के किस्से दुनिया भर में फैल रहे हैं और इतना सपोर्ट जाग रहा है उनके लिए, ट्रायल की स्पीड बढ़ाने की जरूरत थी। तो वाइसरॉय इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल को सेटअप किया जाता है ट्रायल के लिए। इस ऑर्डिनेंस को कभी भी सेंट्रल असेंबली से कोई अप्रूवल नहीं मिलता, ना ही कभी ब्रिटिश पार्लियामेंट से अप्रूवल मिलता है। तो भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी एक्चुअली में वो टोटली इलीगल थी। स्पेशल ट्रिब्यूनल को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है इस चीज को लेकर भी। अब यहां पर आता है महात्मा गांधी का रोल। 4 मई 1930 को गांधी वाइसरॉय को लिखते हैं इस चीज को क्रिटिसाइज करते हुए। भगत सिंह और दूसरों के ट्रायल में आपने ऑर्डिनरी प्रोसीजर को त्याग दिया और कानूनी प्रक्रिया को जल्दी करने के लिए एक शॉर्टकट निकाल लिया। इन ऑफिशियल एक्टिविटीज को एक छुपा हुआ मार्शल कानून ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह भी एक रिटर्न रिक्वेस्ट लिखते हैं ट्रिब्यूनल को, ये कहते हुए कि ढेर सारे फैक्ट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि उनका बेटा एक्चुअली में इनोसेंट है और भगत सिंह का एक्चुअली में कुछ भी लेना देना नहीं था सॉन्डर्स के मर्डर केस से। वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके बेटे को अपॉर्चुनिटी दी जाए अपनी इनोसेंस प्रूफ करने की। लेकिन जब भगत सिंह को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। 4 अक्टूबर 1930 को वो एक लेटर लिखते हैं अपने पिताजी को, ये कहते हुए कि अगर ये चीज किसी और ने कही होती तो वो उसे एक ट्रेचरी कंसिडर करते, धोखेबाजी मानते, लेकिन क्योंकि ये उनके पापा ने किया था तो वो उसे एक वीकनेस ऑफ द वर्स्ट टाइप मानते हैं। उन्होंने कहा है फादर यू हैव फेल्ड। भगत सिंह का मानना था एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उन्हें बिल्कुल इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या लीगल लॉस कहते हैं, क्या कोर्ट कचेरी कहने लग रहा है इस चीज को लेकर।
वो तो चाहते हैं कि उन्हें सबसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए क्योंकि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और वो इस सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं। उन्होंने अपने फादर को कहा कि इस लेटर को पब्लिकली दिखा दिया जाए सबको, ताकि उनके विचार जनता भी देख सके। 3 दिन बाद 7 अक्टूबर 1930 को इन द जॉन सॉन्डर्स एंड चरण सिंह मर्डर केस भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सेंटेंस कर दिया जाता है फांसी के लिए। बटुकेश्वर दत्त को काला पानी भेज दिया जाता है 14 साल के लिए इन दी असेंबली बॉम्बिंग केस। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि बटुकेश्वर दत्त कोई मर्सी पिटिशन नहीं लिखते उन 14 सालों में। वो 14 साल काला पानी में रहते हैं, जेल से बाहर निकलते हैं उस 14 सालों के बाद और फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं। अनलाइक एक और फेमस नाम है, आप जानते ही होंगे कौन, जो इसका बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। लेकिन भगत सिंह की जान बचाने की मांग करते हुए देश भर से ढेरों एप्लीकेशंस आती हैं वाइस रॉय को। अखबारों में ऐसी चिट्ठियों को प्रिंट किया जाता है ढेरों पन्नों पर, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि देश के बाहर से भी सपोर्ट आता है भगत सिंह के लिए। बर्लिन के एक जर्नलिस्ट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मैकडोनल्ड को इस केस की वजह से क्रूअल इंपीरियलिस्ट बुचर का नाम देते हैं। इंग्लैंड के अंदर जो खुद की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इस केस को लेकर आवाज उठाती है। वो कहती है ये केस सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इविल डिजायर ऑफ द इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन। 31 जनवरी 1931 महात्मा गांधी इलाहाबाद में कहते हैं, उन्हें फांसी नहीं होनी चाहिए। मेरा व्यक्तिगत धर्म यह कहता है कि न केवल उनकी फांसी रुकनी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी गांधी जब इरविन के साथ टॉक्स करते हैं 17 फरवरी को, वो कोई प्री कंडीशन नहीं रखते क्योंकि उनका मानना था कि आजादी तक का जो रास्ता है वो किसी के लिए भी नहीं रोका जा सकता। 14 फरवरी को कांग्रेस के मेंबर और लॉयर तेज बहादुर वाइसरॉय से बात करते हैं इस कन्विक्शन की लीगैलिटी को लेकर। एक और कांग्रेस लीडर मदन मोहन मालवीय अपील करते हैं कि कम से कम एक हैंगिंग को तो रुकवा दो, इन्हें लाइफ सेंटेंस ही दे दो चाहे। इस पॉइंट को कंसिडर करो कि भगत सिंह ने जो भी किया है अपनी सेल्फिश मोटिव की वजह से नहीं किया है बल्कि पेट्रियोटिक रीजंस की वजह से किया है। 18 फरवरी को महात्मा गांधी इरविन से मिलते हैं और कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं देश में जो माहौल है वो उनके फेवर में हो तो उन्हें भगत सिंह के एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर देना चाहिए। इरविन इस चीज को मेंशन करते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की रिपोर्ट में भी। महात्मा गांधी कोशिश करते हैं कि पहले इनकी फांसी को पोस्टपोन करा दिया जाए और बाद में देखेंगे इसे कैंसिल करने की जब सर्कमस्टांसेस और फेवर में होंगे। लेकिन पोस्टपोन कराना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। इसी चीज को कराने के लिए वो आसफ अली को लाहौर भेजते हैं और एक अंडरटेकिंग की डिमांड करते हैं भगत सिंह और उनके कॉमरेड्स से कि वो वायलेंस को छोड़ दें, और ऐसा अगर कहेंगे भगत सिंह तो उनकी जो पोजीशन है बार्गेन करने की वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल हो नहीं पाता। 7 मार्च 1931 को महात्मा गांधी एक पब्लिक मीटिंग में कहते हैं दिल्ली में, मेरा ज़मीर कहता है कि किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, भगत सिंह जैसे बहादुर इंसान को तो बिल्कुल नहीं। 17 मार्च नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे हैं आजाद मैदान में। पब्लिक के सामने वो मांग उठाते हैं कि भगत सिंह की जो फांसी है उसे सस्पेंड किया जाए। अगले दिन 18 मार्च को भगत सिंह के जो डिफेंस लॉयर थे प्रनाथ मेहता, वो रिक्वेस्ट करते हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से कि प्लीज एक मर्सी पिटीशन लिख दो। ये सोचो कि आप लोगों की जो जिंदगियां हैं वो नेशनल ट्रेजर बन चुकी हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अपने लिए नहीं तो प्लीज देश की सोचो और एक पिटीशन लिख दो माफी मांगते हुए। और भगत सिंह ने पिटीशन लिखी पंजाब गवर्नर को, पिटीशन जरूर लिखी, लेकिन ये कोई मर्सी पिटीशन नहीं थी। इन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा कि जतिन दास, कॉमरेड भगवती चरण और इनके डियर वॉरियर आजाद अपनी जिंदगी को ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर चुके हैं। अब बारी है इनकी खुद की, राजगुरु की और सुखदेव की सैक्रिफाइस करने की। इन्होंने गवर्नर को लिखा कि कैपिटलिस्ट और इंपीरियलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन के दिन गिनती के बचे हैं, और आखिरी में कहा कि कोर्ट एक्नॉलेज कर चुका है कि ये एक वॉर प्रिजनर है। तो ये नहीं चाहते कि इनकी फांसी हो, बल्कि ये चाहते हैं कि सीधा गोली मारकर इनकी हत्या करी जाए। सही सुना आपने, भगत सिंह ने अपनी पिटीशन में कोई माफी नहीं मांगी, बल्कि उन्होंने अपनी पिटीशन में लिखा कि मुझे फांसी देने की जगह सीधा गोली मारो। अगले दिन 19 मार्च को महात्मा गांधी फिर से इरविन से मिलते हैं और कोशिश करते हैं भगत सिंह की फांसी रोकने की। इरविन इन्हें कहते हैं कि इन्होंने इस केस को विद द मोस्ट एंशियस केयर देखा है और उनकी राय में इनकी फांसी को रोकना सही नहीं है। आई डिड नॉट फाइंड एनी बेसिस टू कन्विंस माई सेल्फ टू कम्यूट द सेंटेंस। बताया जाता है कि वाइसरॉय के ऊपर खुद प्रेशर था पंजाब एरिया के ब्रिटिश ऑफिसर से,
जो सही में चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी दी जाए और अगर नहीं दी जाएगी तो वो मास रिजाइन कर देंगे, जो कि वाइसरॉय की इमेज के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगले दिन 20 मार्च को महात्मा गांधी होम सेक्रेटरी हर्बर्ट एमरसन से मिलते हैं इस कोशिश में कि इस फांसी को पोस्टपोन कराया जा सके, लेकिन यह अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है। इसके अगले दिन 21 मार्च को इवन दो इरविन इन्हें फाइनल रिफ्यूजल दे चुके हैं, ये एक बार फिर से इरविन से जाकर बात करते हैं, ये अटेम्प्ट भी फेल। 22 मार्च को एक और डेस्परेट अटेम्प्ट किया जाता है इनके द्वारा। इरविन महात्मा गांधी को प्रॉमिस करते हैं कि वो रिकंसिडर करेंगे इनके सबमिशन को, और 23 मार्च की सुबह को एक पर्सनल लेटर लिखते हैं महात्मा गांधी इरविन को। इस लेटर में गांधी अपनी पूरी जान लगा देते हैं, ये अपील करते हैं इरविन को रिलीजियस व्यूज पर, उनके पब्लिक ओपिनियन के बेसिस पर, इंटरनल पीस के बेसिस पर और अपनी खुद की राय पर। मतलब उन्होंने इन सारे अलग अलग एस्पेक्ट से अलग अलग रीजनिंग्स देकर कन्विंस करने की कोशिश करी इरविन को, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव शहीद हो जाते हैं। भगत सिंह के लॉयर प्रनाथ मेहता भगत सिंह से आखिरी दिन मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इंडियंस के लिए उनका फाइनल मैसेज क्या रहेगा। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं 2 मैसेजेस के साथ, डाउन विद इंपीरियलिज्म और लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, यानी इनकलाब जिंदाबाद। वो पूछते हैं भगत सिंह से उन्हें कैसा फील हो रहा है। भगत सिंह रिप्लाई करते हैं हैप्पी एज ऑलवेज, हमेशा की तरह वो खुश है। और फाइनली सिंह प्रनाथ मेहता को कहते हैं कि प्लीज पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबू सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद कहना, क्योंकि उन्होंने भगत सिंह की खुद की कॉज में काफी इंटरेस्ट दिखाया था। ये सब जो भी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सब वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है। ये सारी चीजें आपको ना सिर्फ महात्मा गांधी की खुद की राइटिंग्स में मिलेंगी, बल्कि इरविन की खुद की राइटिंग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो खुद लिखा था, आसफ अली ने जो लिखा था, उनकी वाइफ अरुण आसफ अली ने जो लिखा था, इन सारे सोर्सेज में आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ सोर्सेज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, अगर आप खुद से रेफर करना चाहें तो। कमाल की बात यह है कि इतना सब होने के बाद भी कुछ लोगों को लगता है कि महात्मा गांधी ने कोशिश नहीं करी भगत सिंह को बचाने की। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है। इनफैक्ट भगत सिंह के पिताजी किशन सिंह ने बाद में एक स्पीच में ये भी कहा था, भगत सिंह ने मुझसे कहा चिंता ना करो, मैनू फांसी हो जान दो, पर उसने मुझसे एक जोरदार दरख्वास्त करी, आपको अपने जनरल का समर्थन करना है, आपको सभी कांग्रेसी नेताओं का समर्थन करना है, तभी आप देश के लिए आजादी जीत पाओगे। कराची सेशन रेजोल्यूशन में कांग्रेस ऑफिशियली इस एग्जीक्यूशन को कंडेम करती है, लेकिन दूसरी तरफ जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे कि हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग, आपको उनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं देखने को मिलेगा जो उन्होंने किया हो भगत सिंह को बचाने के लिए। बस उनकी तरफ से कह सकते हो मोर और लेस टोटल साइलेंस देखने को मिला था इस इंसिडेंट को लेकर। तो इस वीडियो से अगर आपको एक लेसन निकाल कर लेकर जाना चाहते हैं तो मेरी राय में वो ये होगा कि अगर आप भगत सिंह की रिस्पेक्ट करते हैं तो महात्मा गांधी को भी रिस्पेक्ट करना तो बनता है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।